अगर आप पढ़ा रही हो तो मैं यही पढ़ा सकती हूँ, और मुझे कुछ नहीं आता। मैं लॉ भी मैंने जो किया है, तो लॉ में क्या होता है ना, बस आप खाली गेस्ट क्वेश्चंस पढ़ते हो, जाके पास कर जाते हो। कैंपस लॉ सेंटर में भी वही चलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो ऑल ओवर इंडिया चलता है, तो उतना में ही पास कर जाते हैं। मैं कंसेप्चुअली सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता। तो आज बहुत सारे लोग मेरे सक्सेस को देखकर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। उनको लगता है इंग्लिश में बहुत पैसा है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। मैं यही कह रही हूं कि सब्जेक्ट में भी पहले तो काबिल बनना पड़ता है, कामयाबी पीछे आएगी। और इंग्लिश में भी मैं कहती हूं कि कोई भी अगर आपको ग्रामर पढ़ा रहा है और ग्रामर को रूल्स एंड रेगुलेशन से, वो सिर्फ आपको वही पढ़ा रहा है जो किताबों से आप खुद भी पढ़ सकते हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो मैं समझाना चाह रही हूं। आई रन, आई गो, आई टीच, ये सब एक्शन बता रहा है। आई एम अ टीचर, आई लव यू। देखो लव भी क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। एक गाना सुने हो ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। उसको मैं इंग्लिश से समझा दूं कि वो किया नहीं जाता है, दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि आप करते नहीं हो उसको, दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो स्टेट है। ठीक है, आई नो यू, ये कौन सा एक्शन है? ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, जानकारी है मुझे आपके बारे में, है ना। इसीलिए वर्ब में 2 चीजें फील होती है, एक तो एक्शन और एक अवस्था, यानी क्रिया और अवस्था, यही वर्ब है। अब आते हैं ये वर्ब में हमें है क्या, मतलब क्या है। अगर आई से आई कोम क्या, माई हेयर, तो कहोगे। अब आते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, तीनों को समझा देती हूं मैं। कहोगे जो सर के ऊपर है उसका नाम दिया गया है हेयर, दिस इज नाउन। पता चल रहा है, देखो ना, ये डिटर्मिनर बता रहा है कि हेयर नाउन है। और आपने अपने नाम के बदले में आई कह दिया, आपने नीतू नहीं बोल के आई बोला, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। अब वर्ब में आने से पहले ये मुझे क्या दिखा कि प्रोनाउन, ये तो नाउन का जगह था। अरे भाई, जब नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन कर रहा है तो जहां जहां नाउन आ सकता है वहां वहां प्रोनाउन आ सकता है, हर जगह नहीं। डिटर्मिनर वाले मामले में नहीं। माई के बाद अब मी नहीं लगाओगे, है ना, माई के बाद इट नहीं लगाओगे, माई के बाद बुक लगाओगे, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे तो आएगा ना, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा ही ना। यानी प्रोनाउन आप देखो ना, नाउन को रिप्लेस किया है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। अब इसके बाद जो आता है वो तो वर्ब है ना। यानी मैं कंघा करती हूं अपने बालों को, आई कोम माई हेयर। लेकिन अगर मैं कहूं आई बॉट अ कॉम, तो जरा ध्यान से देखो, आर्टिकल लगाया, आर्टिकल के बाद क्या आता है? सी, the same word comes in place of verb and noun। यानी कि आपको पता है, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम कभी दोगे या कभी दे रहे हो तो आप ध्यान से देखना, उसमें एक सेक्शन आता है, यूज दीज वर्ड्स एज वर्ब एंड नाउन। जब उनको मैं पढ़ाती थी, उनको यही समझाती थी, भाई तुम लोग को तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, वर्ब है तो वर्ब के प्लेस पे लगा देना, नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगा देना। लेकिन आपका तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, आप इसको समझो कंसेप्ट को, क्योंकि आपको इसके बहुत आगे तक पढ़ना है। मैंने क्या कहा, वर्ब के प्लेस पे तो वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो गया तो वो नाउन हो गया। जरा खुद देखो, अगर मैं ये कहूं आई लव स्विमिंग एंड इफ आई से आई एम स्विमिंग, देखो आई सब्जेक्ट, लव स्विमिंग, ये तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। अभी तो बताया था ऑब्जेक्ट के प्लेस में नाउन आता है, और नाउन अगर आईएनजी फॉर्म में आता है तो मैंने लिखा था जेरेंड होता है ना। और मैं कह रही हूं मैं तैर रही हूं, यानी क्रिया बता रही हूं तैरने का, सो दिस इज वर्ब। अभी आएंगे ये एम क्या है वो थोड़ी देर बाद, यानी ये दिस इज वर्ब। यानी वर्ब क्या है,
ये आईएनजी यहां पर भी, यहां पर भी, कोम यहां पर भी, यहां पर भी। अगर मैथ्स पढ़ते हो तो क्या आपको एहसास हो रहा है कि हम अगर वेन डायग्राम बनाएंगे नाउन और वर्ब का, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी करता है। यानी कि कुछ ऐसे V1 ING है जो बीच में आ रहे हैं, कुछ ऐसे है खाली वर्ब जो नाउन और वर्ब दोनों में लगता है, वो भी बीच में आ रहा है। यानी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई एक दूसरे को पता है काट रहे हैं, इनफैक्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग अलग सब कुछ पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं जब भी कहीं पर पढ़ाती हूं और कहती हूं यहां पर लिख दो सी नाउन, तो वहां लिख दो, क्योंकि नाउन चैप्टर को वहां पे रेफरेंस के रूप में है, वरना मैं चैप्टर से निकलूंगे ना तो फिर कहां पहुंच जाऊंगी भगवान जाने। इसीलिए हमें चैप्टर्स को प्रॉपरली डिमार्केट करना पड़ता है इंग्लिश में। पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। मीनिंग ऑफ स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्ब। स्टेट जैसे आप अगर कहते हो स्टेट ऑफ मैटर, है ना, कोई भी, चलो साइंस की बात करें, स्टेट की बात करते हैं, तो मैटर 3 स्टेट में होता है ना, कहते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, तो वो उसकी अवस्था बताता है। तो वही मैंने कहा, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ योर फीलिंग्स, अवस्था बताता है। लव एक अवस्था बता रहा है, वो कर नहीं सकते हो। अब उसी चीज में मैं आऊंगी थोड़ी देर बाद। आप देखोगे ये सारे वर्ब्स जो सिर्फ अवस्था बताता है ना, सिर्फ माइंड का या हार्ट के फीलिंग्स को, दैट स्टेट बताता है ना, वो आईएनजी में नहीं आता, क्योंकि आप कर नहीं सकते हो उसको, वो करता किया नहीं जाता। आई एम लविंग इट रॉन्ग है, वो किसी का टैगलाइन है इसलिए यूज हो गया, वरना लव को आईएनजी में नहीं लगाते। आई एम नोइंग यू नहीं कह सकते, क्योंकि कोई एक्शन नहीं है, वो स्टेट है। Got it? और कोई क्वेश्चन? Second sentence. Which is the second sentence? This one. I am swimming. Or this one. दोनों में कर दो. I said comb is a verb here, but here it is a noun. Why? Because article के बाद आता है तो noun आता है. Here I said I am swimming. I am showing you the action swimming. इसका मतलब swim ing form है. तो क्या है ये तो एक्शन बता रहा है ना. सो रिमेंबर, व्हेन यू यूज समथिंग इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इट इज अ नाउन, व्हेन यू यूज समथिंग इन प्लेस ऑफ वर्ब इट इज अ वर्ब. दैट्स इट. ठीक है. एंड रिमेंबर, वर्ब पहला ही चैप्टर है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट. So now we are done with noun. This is naming word. Pronoun replaces noun. And verb denotes action और स्टेट. अब आप पूछ लो जो पूछना है क्वेश्चंस. यहां तक मैंने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया है अभी आपका. वेरी इजी एंड वेरी बेसिक कंसेप्ट्स. पार्टिसिपल क्या होता है? पोजेशन क्या है वर्ब में? पोजेशन. सुनो, अगर मैं कहूं आई हैव अ हाउस, तो मेरे पास है, वो पोजेशन बता रहा है. इट बिलोंग्स टू मी, बिलोंग, वो भी तो पोजेशन है. आई ओन दिस कार, ओन, पोजेस, ओन, हैव, बिलोंग, ये सब पोजेशन वाले वर्ब है. आप पढ़ोगे अभी, रुको, अभी वर्ब कहां पढ़ाया आपको. पार्टिसिपल क्या होता है अभी आ रही. अभी आपको जो पार्टिसिपल है ना, वो नेक्स्ट है एडजेक्टिव में, लेकिन अभी एडजेक्टिव नहीं करके अब मैं चाहती हूं थोड़ा सा वोकैबुलरी समझा दूं. सबसे पहले आप लोग अभी अगर टेलीग्राम चैनल केडी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं तो फटाफट करो. मैं उसमें वोकैब का शीट भेजने वाली हूं आपको. ज्वाइन कर चुके हो तो अच्छी बात है, बहुत पहले ही मैंने बोल ही दिया था आप लोग को ज्वाइन करना है.
कहाँ है? मैंने अभी एक शीट शेयर किया आपसे। केडी लाइव चैनल में जरा देख लो। मैंने शेयर कर लिया है, आप लोग को मिल गया होगा। चलो, आपको इसी तरह से मैं शीट शेयर कर दूंगी और आप अगर अभी आज तो मैं लिख दूं डेफिनेशन ऑफ वर्ब कर बता दिया बेटा। इट इज व्हाट? डेफिनेशन ऑफ वर्ब मैंने समझा दिया। इट डिनोट्स एक्शन और स्टेट। एक्शन और स्टेट का डिनोट करने वाला जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है। चलो, कम टू वोकैब 1। देखो, इसमें आप ध्यान से देखना, इसमें कुछ वोकैबुलरी है, कुछ सिनोनिम है, कुछ एंटोनिम, कुछ सिनोनिम है, और आपके फिर लास्ट में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है ना। मैं आपको पहले समझाना चाहती हूं कि देखो हम लोग वोकैब कैसे करेंगे। We will be doing vocab in different ways. First will be etymology. Etymology is formation of words from their root. ठीक है, जो वर्ड्स है ना उसके रूट से, यानी कि एक तो जिसको कहते हैं हिंदी में शब्द निर्माण विज्ञान, ये जनरली रेयर है जो लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि ये वही पढ़ा सकता है जिनको वर्ड का कंसेप्ट समझ में आता है। इसीलिए एटिमोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मेरा ज्यादा वो कैब एटिमोलॉजी से ही रहेगा। सेकेंड आओ, दूसरा तरीका होगा रिलेटिंग इट टू डिफरेंट हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स। इसको हम रिलेट कर सकते हैं किसी हिंदी और इंग्लिश वर्ड से, इससे समझने में आसान रहेगा, हमें याद रखना। और तीसरा होगा कि इस वर्ड के उत्पत्ति के पीछे स्टोरी क्या है, स्टोरीज, और कोई भी इंसिडेंट रिलेटेड टू दैट वर्ड। अब मैं पहले समझा दूं आपको कि मैं ऐसा क्यों समझाना चाह रही हूं आपको इस तरीके से, क्योंकि सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखना, इंग्लिश और हिंदी में बहुत फर्क है। और आपको पता है हिंदी इज अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज, वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज। कैसे? अब आते हैं हम लोग इंग्लिश में। जब
आर्टिकल पढ़ाते हैं तो कहते हैं भाई वोवल के साथ आप एन लगाओ, और वोवल क्या है, ए, फिर ई, फिर आई, ओ, यू, और फिर कहते हैं नहीं नहीं इसका जो साउंड है उसके साथ लगाओ। अब फिर साउंड क्या है, तो कहते हैं यूरोपियन, तो यूरोपियन में यू साउंड आ रहा है, अरे भाई ई से शुरू हो रहा है तो एन लगना चाहिए ना, तो नहीं एन नहीं लगाओ, यू साउंड आ रहा है, मतलब कंफ्यूजन होता है। हिंदी देखो कितना साफ है, हिंदी में जो सबसे फर्स्ट लाइन है ना वो पूरा स्वर है, आ ई उ ए ओ औ, ये पूरा स्वर है। इनके उच्चारण से जितने शुरू होंगे सबके साथ एन लगता है, पता है, ये सारे स्वर है, नीचे सारे व्यंजन है। और आप देखो कंसेप्ट हिंदी कितना साइंटिफिक है। अगर आप उच्चारण करोगे ना, जरा क वाला पूरा सेंटेंस उच्चारण करो, क ख ग घ, देखो यहां से निकल रहा है, यहां से प फ ब भ होठ से निकल रहा है। सो एवरी लाइन, एक अंग हमारा जो है मुंह का अंदर का, कोई एक पार्ट हमारा पूरा का पूरा, आपको एक और दिखाऊं मैं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कितना साइंटिफिक है हिंदी। जरा त वाला लाइन बोलो, आपको महसूस होगा आपका जो जीभ है ना वो पीछे चला जाएगा, त थ द ध ण, ना नहीं है, ण है, यानी कि जीभ पीछे टच करेगा ना तब ये साउंड निकलेगा। हिंदी में अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन करोगे तो सही आप लिखोगे। इंग्लिश में सबसे बड़ा चक्कर यही है कि पहले तो आपको साइलेंट लेटर्स भी है, फिर कहते हो अच्छा यू, यू का मतलब यू हुआ, तो भाई यू का मतलब अगर यू है, यू का प्रोनाउंसिएशन यू है, तो फिर अम्ब्रेला में अ कहां से आ गया और यूनियन में यू क्यों हो गया। इसीलिए इंग्लिश ध्यान रखना बहुत अनफिनेटिक लैंग्वेज है। आप देखो वर्ड सुनो पहले, अनफिनेटिक, मैंने कहा अनफिनेटिक, अनफोनेटिक नहीं कहा, लेकिन लिख तो रही हूं मैं अनफोनेटिक, लिखा तो मैंने अनफोनेटिक और बोल रही हूं अनफिनेटिक। है ना, इसीलिए तो कहा अनफिनेटिक है कि भाई ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ होना चाहिए, यहां पे ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ है ही नहीं, ए है। तो ये अनफिनेटिक इसीलिए है क्योंकि इसके साइलेंट लेटर्स, इसके एक एक लेटर का कुछ दो दो तीन तीन प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसीलिए इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। किसमें 26 लेटर्स होते हैं इन इंग्लिश। इंग्लिश आगे अल्फाबेट में, अल्फाबेट्स मत बोल देना, आप वर्णमाला बोलते हो, वर्णमालाएं नहीं बोलते हो, है ना। लेटर्स है ए बी सी डी करके 26 है इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसके ध्यान रखना 44 साउंड्स है इसके। समझ में आया क्यों 44 साउंड से 26 लेटर का? क्योंकि मैं अभी यू का दो प्रोनाउंसिएशन बता दिया मैंने आपको, यूनियन और अम्ब्रेला, एक जगह यू एक जगह अ। देन आई सेड काम, इफ आई से काम आ रहा है, एप्पल आ रहा है, यानी अ का ए का प्रोनाउंसिएशन एक जगह आ एक जगह ए, है ना। इसीलिए 26 लेटर्स के 44 साउंड्स हो गए, जिसमें से 20 साउंड्स जो होते हैं वो वोवल के हैं। इसीलिए कभी कभी हमें हिंदी का भी दरकार पड़ जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर हमें पूरा फिनेटिक देखना पड़ेगा, पूरा फिनेटिक सीखना पड़ेगा। आ जाते हैं अब देखो क्या है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूं कि भाई लेटर्स बना है, लेटर्स से साउंड बना है ना। और ध्यान रखना सभी भाषाएं लिखित नहीं है मिलेगी आपको, क्योंकि भाषा क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। बहुत सारी भाषाएं हैं जिसकी लिपियां नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि वो कम्युनिकेट तो करता है, लेकिन उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ा कि अपने रिश्तेदारों से दूर हुए तो लिख के भेजना, उस भाषा में लिखने की जरूरत नहीं महसूस हुई। वो एक छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे जो आसपास ही बसते थे, तो इसलिए उनकी लिखित शैली ही विकसित नहीं हुई। इसलिए वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि इंग्लिश, हिंदी, ये सब भाषाएं ऐसी है जिसके रिटन एंड स्पोकन फॉर्म दोनों है हमारे पास। और हम इंग्लिश में एटिमोलॉजी से बहुत सारे वर्ड्स कर सकते हैं
ये बहुत सारे हो सकते हैं और इसके भी स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम ऐसे ही वर्ड्स में आए। चलो, सबसे पहला वर्ड उसमें आते हैं जो है बर्ली। फर्स्ट वर्ड आओ। आप सीजीएल क्रैक करने की बात कर रहे हो, सीजीएल क्रैक करने की बात कर रहे हो, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 195 है जो मेरा स्टूडेंट लेके आया है सीपीयूएसआई में। यार छोटी चीज क्यों सोचते हो? चलो, बर्ली, बर्ली अगर मैं कहूं बर्ली, 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 बली, बस यही मीनिंग है इसका। वॉरियर, बर्ली वॉरियर, वॉरियर मतलब नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। और अगर मैं बली बोल रही हूं ना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जिसको आप कहते हो कि मजबूत आपको दिख रहा है, बल से भरा हुआ, स्ट्रॉन्ग। लेकिन ध्यान रखना, बली, बली तो आप ऐसे यूज करते हो ना, बली जैसे बजरंग बली हुआ, बाहुबली हुआ, बली मतलब आपको एक मेल कैरेक्टर ही ध्यान में आएगा, इसीलिए ये वर्ड फॉर मैन ही आता है। मैन के लिए ही बर्ली वर्ड यूज करना एज एडजेक्टिव। सो बर्ली मीन्स स्ट्रॉन्ग, टॉल, पावरफुल, ठीक है। और इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में ही होगा और ये मैन के लिए ही इस्तेमाल होगा। कहोगे फिर वुमेन, अगर कोई टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन है उसके लिए अनदर वर्ड है वहीं पर शीट में, अमेज़न। कहोगे अमेज़न तो अभी तक खाली शॉपिंग किया था हमने, ज्योग्राफी में अमेज़न पढ़ा था थोड़ा। एक अमेज़न कंपनी है जिससे शॉपिंग करते हैं। और क्या है अमेज़न? अमेज़न is a woman who is tall and strong and this is noun। इसके बाद woman मत लगा देना because ये noun खुद ही है, लिखना a tall and strong woman। मतलब ऐसी महिला जिसको देख के आप अमेज्ड हो जाओ, वो अमेज़न है ना। जिसको देख के अमेज्ड हो गए वो अमेज़न है, यानी कि इतनी लंबी चौड़ी। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट आओ वर्ड नाइव। ये नेव नहीं बोलना, इसको नाइव है ये, ठीक है। ये नेव नहीं है, नाइव है। This word is naive। कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नाइव, 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 नाय तो नाइव हो गया। ना आए तो आप क्या हो? नाइव हो। ना आए तो नाइव हो। आपको नहीं आता, यू कैन से मैम आई एम नाइव इन दिस फील्ड, नहीं आता मुझे। ना आए तो नाइव, इसका मतलब ना आए तो नाइव यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है। अभी तो आप नया नया ही पैदा हुए, उगे ही हो इस फील्ड में। अगर मैं कहूं बस अभी तो नया नया ही तुम उगे ही हो, नया नया, नया का रूट आ रही हो, देखो नया का रूट इस नियो, जहां भी नियो देखो समझ जाओ नया। और मैं कह रही हूं अभी तो नया नया उगे ही हो। फाइट, फाइट इज द रूट वर्ड ऑफ प्लांट। जहां पर भी फाइट देखो समझ जाओ इट इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। जब होता है तो फाइटा वर्ड यूज करते हैं, या प्लांट के लिए भी फाइट वर्ड यूज होता है। सो न्यू फाइटर्स, जो नया नया उगा ही है, अभी बस नया नया पैदा ही है ना। कई बार कहते हैं ना कुछ लोग कि तुम तो इस फील्ड में कच्चे हो। कच्चे मतलब कि भाई अभी तो उगे ही हो, अभी तो हरे हरे ही हो, अभी तक पके नहीं हो आप, यानी कि हरे हो आप, ग्रीन। अगर आप ग्रीन हो तो ग्रीन हॉर्न लगा दो, ग्रीन से ग्रीन हॉर्न याद रखना, इसका मतलब है कच्चा हो, अभी इनएक्सपीरियंस्ड हो, अभी आप
टायरो हो, ठीक है। अभी आप इनेप्ट हो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स बता रहे हैं, ये सब सिनोनिम ऑफ नाइव है। इसका मतलब कच्चा, इनएक्सपीरियंस्ड, जो अभी किसी फील्ड में नया नया है। तो कहोगे अगर परिपक्व हो गया तो एक्सपीरियंस्ड है वो, उसमें बिल्कुल मंझा हुआ खिलाड़ी है, उसने नाइव नहीं है वो, उसने कई कई वसंत देख लिए उस फील्ड में। कहते हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी को कहते थे कि उसने कहा था कि मैंने कई वसंत देख लिए हैं पॉलिटिक्स में, कई वसंत देख लिए। कई वसंत, वसंत मतलब सीजन हुआ। तो जब कई सीजन देख चुके होते हो ना, तो आप सीजनड हो जाते हो, ठीक है, ठीक है। एक रूट में आओ, जो मैं एटिमोलॉजी की बात कर रही थी। एक वर्ड है डेक्स्टर और एक वर्ड है एड्रॉइड। ये दो वर्ड ध्यान से देखना, ये दोनों रूट है हमारे राइट हैंड का। रूट बता रही हूं, रूट है हमारे राइट हैंड का, ठीक है। अगर आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड देखोगे तो आप ज्यादा राइट हैंड से सक्षम होते हो, राइट हैंड से काम बढ़िया कर लेते हो, है ना। तो राइट हैंड से काम जब आप बढ़िया करते हो तो आप राइट हैंड से स्किल्ड हो जाते हो। इसीलिए जब आप कहते हो कि राइट हैंड है हमारा जो ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि जनरली हम लोग यही कहते हैं हमारा राइट हैंड ज्यादा अच्छा काम करता है, हम राइट हैंड से स्किल्ड है। इसका मतलब जो आपके दोनों हाथ है ना, उसको रूट बना दिया गया है। राइट हैंड यानी कि डेक्स्टर और एड्रॉइड जो राइट हैंड का है, उसको स्किल्ड से जोड़ लिया गया है। और जो लेफ्ट हैंड होता है ना, कहते हैं लेफ्ट हैंड से प्रसाद नहीं लेते हैं, लेफ्ट हैंड से कोई शुभ काम नहीं करते हैं। तो लेफ्ट हैंड का जो रूट है सिनिस्टर होता है, बाद में बताऊंगी, उसको अशुभ से जोड़ दिया गया है। तो राइट हैंड को स्किल्ड से जोड़ा गया है। डेक्स्टरस देखो, OUS जहां दिखे ना, समझ जाओ वो एडजेक्टिव है। और एड्रॉइड, ये दोनों का मतलब हुआ मंझा हुआ, स्किल्ड। एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, देखो ये सारा सिनोनिम है। प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इसका मतलब दक्ष है, बहुत अच्छा आता है। समझ में आया। अगर मैं कह रही हूं कि मैं इस फील्ड में, अगर कहें कि हाँ उस फील्ड में वो मास्टर है, मास्टर का मतलब कि उसको सब कुछ आता है, वो अच्छा जानकारी रखता है। कहोगे भाई मैं तो मास्टर के भी आगे निकल गया, तो आप पास्ट मास्टर बन जाते हो। पास्ट मास्टर का मतलब होता है कि मास्टर के भी आगे निकल गया, एकदम दक्ष हो गया वो, पास्ट मास्टर। ऐसे लोगों को, जैसे अमिताभ बच्चन को अपने फील्ड का वेटरन कहा जाता है, VETERAN, वेटरन, दक्ष, पास्ट मास्टर, स्किल, एड्रॉइड, एफिशिएंट। एड्रॉइड को ऐसे भी तो याद रख सकते हो ना, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड, एड्रॉइड, एंड्रॉइड, एड्रॉइड। आया नोकिया गायब, क्यों? क्योंकि ज्यादा स्किल्ड था ये, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जैसे भी याद रखना चाहो यार, याद रखना है, दैट्स इट। अब कहोगे याद करते मैम भूल जाते हैं, तभी तो मैं कह रही हूं ना, आप अकेले की बीमारी नहीं हो याद करके भूलना, सबको पता है, मुझे भी पता है। याद करोगे भूलोगे। स्कूल नहीं रहा कि 50 वर्ड याद करके जाएंगे और उसमें से 5 तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। आपको इतना वोकैब से गो थ्रू होना पड़ेगा, भूलोगे, लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड सेव्ड रहेगा। इसलिए मैं आपको ऐसे कराऊंगी जहां से आपको याद रखने में ज्यादा आसानी हो, ठीक है। ये हो गया आपका नाइव का सिनोनिम एंड एंटोनिम। बताओ, अब आज इससे ज्यादा नहीं कराना चाहूंगी मैं, कारण क्या है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हैव पेशेंस, ट्राई टू इम्बाइब व्हाट आई थॉट। आपको प्रॉपर तरीके से ये शीट एक बार देख लो जो मैंने अभी भेजा है आपको। अभी मैं बेसिक कंसेप्ट करा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ग्रामर का कोई असाइनमेंट आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। एक चैप्टर खत्म होगा,
असाइनमेंट आएगा आपके पास, उसको करोगे, फिर एक क्लास आपका डाउट क्लियरिंग रहेगा एंड बाद में क्लासेस और बढ़ जाएंगे। जो भी मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं ना, उनको पता है कि मैं पहले 3 दिन सप्ताह में पढ़ाती हूँ। अभी आपका मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 5 से 7 चलेगा। देखो, मैं सबसे पहले मैं आई अपने ऐप से, सबसे पहले मैं इसलिए आई हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाजार में, मुखर्जी नगर में टीचर बैठे हुए हैं, वो अपने सारे टीचर्स का रिकॉर्डिंग करके और रख भी लिए हैं और उनको ऑफलाइन और ये उनको लाइव क्लास में भेज दिए, अपने नहीं आए। उनको ये फीलिंग आता है ना कि यार मेरा कोई चुरा लिया तो। अरे आपके भी बाप बैठे हुए हैं लोग फील्ड में। अगर मैं कहूं ना कि मैं सब कुछ छुपा के रखूंगी और कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, अपना नॉलेज शेयर नहीं करूंगी, भाई टीचर्स क्लास में आके पढ़ के चले जाते हैं, क्या मुझे पता रहता है कौन टीचर क्या पढ़ लिया और कहां चला गया? नॉलेज का मतलब होता है उसको शेयर करो सबसे। इसलिए मैं सीधा सबसे पहले मैं आई हूं लाइव क्लासेस में, मेरे बाद केडी कैंपस के मंझे हुए जो टीचर्स है, मंझे हुए टीचर्स सब आएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे टीचर्स को ये भी फीलिंग था कि मैम आप रेट ज्यादा हमारा रख देंगे और फिर हमारा नहीं बिकेगा तो फिर आप कहेंगे। मैंने कहा सबसे रेट ऊपर मेरा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो सीखा है और जो मैं पढ़ा रही हूं, ये मैं कल परसों सीख के कच्चा पक्का बाकी टीचरों की तरह नहीं पढ़ा रही हूं। मैं इस फील्ड में मतलब 12th करने के बाद से मैं सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स ही पढ़ाते आई हूं, और जब से मुखर्जी नगर आई हूं 2005 से, तब से मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रही हूं। इसीलिए जो मैं दे रही हूं वो मैं बिल्कुल आपको क्रीम चीज प्रोवाइड कर रही हूं। और हमारे जितने टीचर्स होंगे उनके जो लाइव क्लासेस होंगे ऐप में आएंगे, बहुत नॉमिनल रेट पे और बहुत अच्छे मंझे हुए टीचर्स का हम आपको देंगे। आप लोग बेसिकली, मैं कह दूं, आप लोग आंख मूंद के आप लोग बाई कर लेना। अगर कभी आपको महसूस हो कि नहीं हम ठगे गए हैं, तो आप सीधा स्ट्रेट वे मुझसे बात करना और मैं आपको ऑफ कोर्स जवाब दूंगी। आपको अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप सीधा स्ट्रेट वे जो ऐप में आपका नंबर दिया है उसमें कॉल करो। और अगर आपको जवाब नहीं मिले तो फिर आप हमें मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में, जैसे भी केडी लाइव की बात मैंने की है, आप चाहो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर ले लो, लेकिन प्लीज अननेसेसरी मैसेजेस मत करना, क्योंकि फिर क्या होता है ना, वो जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं ना उसमें खो जाते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरा दिन भर क्लास रहता है, उस दिन मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, इसलिए उस दिन थोड़ा अवॉइड करना। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे मैं काफी दोपहर में फ्री रहती हूँ, तो आप मुझे इसमें नंबर में मैसेज करना, मैं ऑफकोर्स जवाब दे दूंगी आपको। और आपका मैसेज अगर सीन कर लिया, इसका मतलब है कि आपके जो कंसर्न है वो स्क्रीनशॉट होके जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वहां पहुंच जाता है, वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलेंगे अब, आज है वेंसडे, फ्राइडे को 5 बजे। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम में भाई, टेलीग्राम में केडी लाइव है ना हमारा, तो केडी लाइव ज्वाइन करो बेटा, केडी लाइव।